प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। करंट अफेयर श्रृंखला का अगस्त माह भाग 16, जिसमें आज हम 30 और 31 अगस्त के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न बात करता है हाल ही में लॉन्च किया गया ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल का संबंध किससे है? विकल्प है आपके सामने। ए, संगठित असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण। बी, स्ट्रीट वेंडर हेतु ऑनलाइन पहुंच ऋण। सी, संगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु पेंशन योजना। डी, पोर्टल पर श्रमिक कल्याण योजनाएं संकलित की गई हैं। तो ई श्रम पोर्टल, जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है श्रम मंत्रालय द्वारा, इसका संबंध किससे है? इसका संबंधित है असंगठित श्रमिक, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के पंजीकरण से इसका संबंध है। ई श्रम पोर्टल जिसको लॉन्च किया गया है श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है? देश भर के 38 करोड़ असंगठित श्रमिक जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, भारत में कुल लेबर का 90% है, यानी 90% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, बाकी 10% संगठित क्षेत्र में है। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के श्रमिकों जैसे निर्माण मजदूर है या प्रवासी कार्यबल है, रेडी पटरी, घरेलू कामगारों, इनको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है, इनको पंजीकरण करना है। रजिस्ट्रेशन करने के फायदे क्या होंगे? फायदे ये होंगे कि गवर्नमेंट की जितनी भी वेलफेयर स्कीम है, कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो इन लोगों तक पहुंचाई जा सके, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कई सारी दिक्कतों के साथ काम करता है, क्योंकि वहां पर उनको कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलता है, किसी भी तरह के काम के घंटे, वेतन इत्यादि डिसाइड नहीं होते हैं। तो इनका लाभ उनको दिया जा सके, क्या किया जाएगा? ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा। 12 अंकों का ये एक स्पेसिफिक नंबर होगा, विशिष्ट नंबर होगा। और दुर्घटना में, श्रमिकों की दुर्घटना में अगर मृत्यु या स्थायी विकलांगता आती है तो 2 लाख रुपए तक का बीमा, और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए तक का बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसलिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। स्पेशली विशेषकृत ये है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। पीएम वाणी योजना के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर वायरलेस इंटरनेट प्रदान करना है। योजना को पीडीओ, पब्लिक डेटा ऑफिस के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प है केवल एक, केवल 2 सही है, 1 व 2 दोनों सही है, दोनों गलत हैं। तो पीएम वाणी इसके संदर्भ में दोनों ही कथन क्या है? सत्य है, यानी 1 और 2 दोनों ही सत्य रहेंगे। पीएम वाणी क्या चीज है? पीएम वाणी प्रधानमंत्री वी मतलब वायरलेस वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है पीएम वाणी। इसका उद्देश्य क्या है? वायरलेस कनेक्टिविटी को बेहतर करना और देश भर में सार्वजनिक स्थानों पर वायरलेस इंटरनेट का मार्ग प्रशस्त करना। पीएम वाणी ढांचे को विभिन्न हितधारकों, स्टेक होल्डर द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसमें पीडीओ, पब्लिक डेटा ऑफिस, देखिए जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहां पर वाईफाई इंटरनेट की पहुंच करना है। और वाईफाई इंटरनेट की पहुंच किस तरह की जाएगी? ये इंटरनेट की पहुंच पीडीओ के माध्यम से की जाएगी, यानी कोई भी पब्लिक पैलेस में जो स्थान है वो पीडीओ लेगा, वो पीडीओ कहलाएगा। वो पीडीओ क्या करेगा? पीडीओए, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, एक प्रदाता और सेंट्रल रजिस्ट्री इसके स्टेक होल्डर हैं। पीडीओ क्या करेगा? उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर को क्या है कि जो भी रीजनेबल रेट है उस पर इंटरनेट पहुंचाने का काम इसके द्वारा किया जाएगा। तो पीएम वाणी जो प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, यानी पब्लिक प्लेसेस पर वाईफाई नेटवर्क की अवेलेबिलिटी एक्सेस करवाना, ये क्या है कि इस योजना का लक्ष्य रखा गया है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। बहुत महत्वपूर्ण है कि हाल ही में अपने सिकुड़ते आकार के कारण राष्ट्र भर में चर्चा में आई भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय इनलैंड जो लेक है, झील है, सांबर के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? विकल्प है 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सांबर झील में सामोद, खारी, मंथा, रूपनगढ़ का जल प्राप्त होता है। दूसरा है सांबर जो लेक है रामसर कन्वेंशन जो वेटलैंड से संबंधित है, रामसर आर्द्र भूमि में शामिल है। तो दोनों ही कथन क्या है कि इस संदर्भ में
सत्य है, दोनों ही कथन सत्य है। सांबर लेक के बारे में जो क्या है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है। सांबर लेक पर बात कर लेते हैं। सांबर जयपुर में लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम में सांबर झील भारत की खारे पानी की सबसे प्रमुख झील है। क्षेत्रफल है 150 वर्ग किलोमीटर। अरावली श्रृंखला में के अवसादी भाग का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें सामोद, खारी, मंथा, खंडेला, मेघा, रूपनगढ़ इन 6 नदियों का पानी इनको प्राप्त होता है। नमक का प्रोडक्शन होता है और हजारों प्रवासी पक्षी का आगमन हर साल क्या है कि सांबर लेक में होता है। अभी हाल में क्या है कि इसका आकार जो सिकुड़ रहा है, इसका रीजन क्या है? झील का 30% क्षेत्र खनन और अन्य गतिविधियों के कारण समाप्त हो रहा है और अवैध नमक हेतु इनका अतिक्रमण हो रहा है। मिट्टी व जल की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है और प्रवासी पक्षियों की आबादी में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। सांबर लेक में आप देख सकते हैं सांबर लेक का आकार, सांबर लेक जयपुर, अजमेर और ये जयपुर और नागौर के बीच सांबर लेक भारत की सबसे बड़ी इनलैंड जो सॉल्ट लेक के अंदर सांबर झील आती है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। अरल सागर किन 2 देशों की सीमाओं पर स्थित है? विकल्प है आपके सामने उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, आर्मेनिया और रूस और कजाकिस्तान। तो अरल सागर किन 2 देशों की सीमाओं पर है? तो सही उत्तर होगा इसका उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमाओं पर स्थित है अरल सागर। ठीक है, और अरल सागर भी चर्चा में है। कारण क्या है कि इसका भी सिकुड़ते आकार के कारण, इसका भी जो मैन मेड एक्टिविटीज है, मानव निर्मित गतिविधियों के कारण इसका भी आकार क्या है कि संकुचन हो रहा है, सिकुड़ रहा है। आप मैप के थ्रू देख सकते हैं इसको। अरल सागर जो 1960-70 की जो तस्वीर है और वर्तमान जो तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि आकार इसका सिकुड़कर कितना रह गया है। ठीक है, अरल सागर का। ठीक है, तो अरल सागर कहां पड़ता है? ये पड़ता है उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये उज्बेकिस्तान हो गया, ये कजाकिस्तान हो गया, ये अरल सागर बीच में है। और 2 महत्वपूर्ण मध्य एशिया की नदियां सिर दरिया और अमू दरिया इसमें गिरती है। सिर दरिया और अमू दरिया, ये 2 मध्य एशिया की जो नदियां हैं अरल सागर में गिरती हैं, सिर दरिया और अमू दरिया। ठीक है, ये कैस्पियन सी देख रहे हैं। मैंने एक क्वेश्चन पहले भी दिया था कि कैस्पियन सागर से लगते हुए देश कौन कौन से हैं? तो कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान भी लगता है, तुर्कमेनिस्तान भी लगता है, नीचे ईरान भी लगता है, अजरबैजान लगता है और इधर रशिया। ठीक है, कि इसमें टच किया। ये 5 देश हैं कैस्पियन सी और ये अरल सागर, जिसका आकार आप देख रहे हैं कि सिकुड़ रहा है और मानव निर्मित गतिविधियों के कारण, और ये स्थिति वर्तमान में पैदा हो गई है। इससे पहले जैसे मैंने बोला कि यही हाल अभी देखने को मिल रहा है, किसमें? यही हाल सांबर झील के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 5 पर। हाल ही में 9 जजों ने, जिसमें 3 महिला जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ति के साथ न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? अभी सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों ने शपथ ली है, तो इनकी नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान जजों की संख्या कितनी हो गई है? विकल्प है 34, 33, 49, 50। तो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान जजों की संख्या हो गई 33 जज वर्तमान में हो गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है जजों की? वो 34 है। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 34 है। 1 + 33 एक तो है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 क्या है कि जजेस हैं। इनको मिला के क्या है कि 34 टोटल स्ट्रेंथ है। और वर्तमान में अब कितनी हो गई है? 33 क्या है कि टोटल स्ट्रेंथ हो गई है सुप्रीम कोर्ट की। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में 9 नए न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना द्वारा क्या है शपथ दिलाई गई, और जिनमें 3 महिला न्यायाधीश भी हैं। कौन कौन है? न्यायाधीश हिमा कोहली, न्यायाधीश नागरत्ना,
न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी, इन 3 महिला न्यायाधीशों समेत 9 न्यायाधीशों ने शपथ ली है। और सुप्रीम कोर्ट में जो है वर्तमान स्थिति हो गई है 33 और टोटल स्ट्रेंथ है 1 + 33 यानी 34 की टोटल स्ट्रेंथ है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति क्या होती है? नियुक्ति का तरीका है कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति की जाती है। 1998 से 1998 से कॉलेजियम व्यवस्था प्रचलित में है। कॉलेजियम कितने सदस्यों का बनता है? 5 सदस्यों का कॉलेजियम बनता है। ठीक है, एक चीफ जस्टिस होते हैं, 4 अन्य जज होते हैं। इन 5 जजों का कॉलेजियम बनता है। ये जजों से नियुक्ति की संबंधित सिफारिश राष्ट्रपति को देती है और राष्ट्रपति एक बार उसको विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर दोबारा ये राष्ट्रपति के पास जाती है तो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी रहेगी। यानी जजों की नियुक्ति के संदर्भ में संपूर्ण एकाधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। वो अपने में से डिसाइड करती है, कॉलेजियम के माध्यम से क्या है कि जजों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल क्या रहता है एक जज का? 65 वर्ष की आयु तक कार्यकाल रहता है। न्यूनतम आयु कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड नहीं की गई है। अधिकतम क्या है कि 65 आयु तक कार्यकाल रहता है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमन्ना वर्तमान में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम इंडिया है एन.वी. रमन्ना। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। इनमें कौन सा असुमेलित है? खिलाड़ी है एक तरफ, खेल है। अवनी लेखरा निशानेबाजी, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो, योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो, मरियम थंगावेलु शॉट पुट। तो कौन सा असुमेलित है? तो सही उत्तर होगा इसका मरियम थंगावेलु जो है, इनका संबंध हाई जंप से है, एथलेटिक्स से है। ठीक है, शॉट पुट से नहीं है। बाकी जो तीनों विकल्प सही हैं। अवनी लेखरा ने फर्स्ट इंडियन वुमेन बन चुकी हैं और ओवरऑल 4th है क्या है कि वो बन चुकी है, खिलाड़ी बन चुकी है जिसने पैरालंपिक में क्या है कि गोल्ड जीता है। अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड पदक जीतकर 4th है ऐसी खिलाड़ी बन चुकी हैं। और ओवरऑल महिलाओं की स्थिति के हिसाब से बात करें तो पहली महिला खिलाड़ी है जिसने पैरालंपिक में गोल्ड जीता है। ठीक है, इसके बाद सुमित अंतल जेवलिन थ्रो से इनका संबंध है। इन्होंने भी क्या है कि गोल्ड लिया है। जेवलिन थ्रो में योगेश कथुनिया, ये इन्होंने डिस्कस थ्रो में सिल्वर पदक जीता है। इन्होंने डिस्कस थ्रो के अंदर सिल्वर पदक जीता है। मरियम थंगावेलु, इन्होंने भी अभी कल ही रजत पदक, सिल्वर पदक जीत लिया है। किसके अंदर? हाई जंप के अंदर। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। एक सींग वाला गेंडा ग्रेटर वन हॉर्न राइनो इज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक सींग वाला गेंडा, इनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एक सींग वाला गेंडा केवल भारत में मिलता है। दूसरा है आईयूसीएन सूची में ये वल्नरेबल है। तीसरा है ये भारत में असम, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। चौथा है सभी कथन सत्य हैं। तो एक सींग वाला गेंडा ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, इसके संदर्भ में सभी कथन क्या है कि सत्य है। ये केवल इंडिया में मिलता है। गेंडे के 4 प्रकार होते हैं, उनमें से जो एक सींग वाला गेंडा है केवल भारत में मिलता है, आईयूसीएन की सूची में वल्नरेबल है। और इससे पहले जब ये इसकी संख्या इस समय ऐसा था कि इनकी संख्या 200 से भी कम रह गई थी और उसके बाद इनके संरक्षण कंजर्वेशन से संबंधित काम किए गए। वर्तमान में 3000 से ज्यादा एक सींग गेंडा जो भारत में मिलते हैं। और सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं वो है काजीरंगा, जो नेशनल पार्क है असम के अंदर, वहां सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और भारत के 3 स्टेट के अंदर है, असम के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर और उत्तर प्रदेश में ये मिलते हैं। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा भारत में मिलते हैं, केवल 3 स्टेट में मिलते हैं। आईयूसीएन की सूची में वल्नरेबल लिस्ट के अंदर है। साइट की सूची में जो ट्रैफिकिंग से संबंधित है पशु पक्षियों से, तो उसकी अनुसूची 1 में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 के अंदर है। और 2005 में इनके संरक्षण के लिए इंडियन रेनो विजन 2020 लॉन्च किया गया था, जिसमें ये टारगेट रखा गया था कि इनकी संख्या को 3000 करना है और इसको अचीव कर लिया गया। नेशनल रेनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी 2019 के अंदर लॉन्च की गई है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में जो गलत कथन है वो बताना है, असत्य कथन बताना है। भारत में वन और वृक्ष आच्छादित
क्षेत्र 24.56% है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वन क्षेत्रों वाले देशों में भारत का 10वां स्थान है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन प्रतिशत में अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो कौन सा विकल्प इसमें सही रहेगा? सही गलत है, कौन सा विकल्प गलत है? तो विकल्प ए सही है। भारत में वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में 24.56% है योगदान। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य एमपी है, कथन ये भी सत्य है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले देशों में भारत का 10वां स्थान है, ये कथन भी सत्य है। और कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन प्रतिशत में अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश नहीं है। भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो मिजोरम में लगभग 85 से ज्यादा प्रतिशत क्या है कि वन क्षेत्र है भूभाग पर, तो मिजोरम पहले स्थान पर है। और ओवरऑल देखिए वन क्षेत्र के हिसाब से तो मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? एमपी सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले अन्य राज्यों में बात करें, वन क्षेत्र वाले अन्य राज्यों में एमपी के बाद दूसरा नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का, तीसरा नंबर आता है छत्तीसगढ़ का, चौथा नंबर है ओडिशा का, और 5वां नंबर है महाराष्ट्र का। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों के अंदर टॉप 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले है मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र। और बात करें कि कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन प्रतिशत के हिसाब से कौन सा राज्य पर प्रथम है? मिजोरम के अंदर। मिजोरम के अंदर टोटल लैंड में 85 पॉइंट समथिंग क्या है वन पाए जाते हैं, तो मिजोरम पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर कौन है? मेघालय नंबर 3 पर है। और नंबर 4 पर कौन है? नंबर 4 पर मणिपुर है। और नंबर 5 पर कौन है? नागालैंड। नागालैंड नंबर 5 पे है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले देशों में भारत का स्थान क्या है? 10वें स्थान पर इंडिया आता है। तो ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो क्या है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है हर 2 वर्ष के अंदर। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 30 मार्च 2001 को की गई। दूसरा है इसका उद्देश्य एनआरआई राजस्थानी समुदाय अथवा प्रवासी राजस्थानी समुदाय को राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास से जोड़ना है। तो इस संदर्भ में कौन सा सत्य है? दोनों ही कथन क्या है कि सत्य है। विकल्प ए भी सत्य है। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 30 मार्च 2001 को की गई। इस फाउंडेशन का उद्देश्य है जो प्रवासी राजस्थानी है, एनआरआई राजस्थानी है, उनको प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए आमंत्रित करना है, निवेश करने के लिए आमंत्रित करना है। बहुत सारी प्रवासी राजस्थानी जैसे बड़े स्तर पे बात करें जैसे लक्ष्मी नारायण मित्तल है, बिड़ला है, बजाज है, ये सभी क्या है कि बड़े प्रवासी समुदाय में से आते हैं, प्रवासी राजस्थानी है जिनका जो बड़े स्तर पर क्या है कि प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए राजस्थान फाउंडेशन नामक संस्था बनाई गई ताकि प्रवासी राजस्थानियों को अपनी जड़ों से, अपनी मातृभूमि से जोड़ना और उनके माध्यम से, ताकि उनके इन्वेस्टमेंट के माध्यम से प्रदेश में सामाजिक आर्थिक विकास को प्राप्त करना है। राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं? इस संस्था के अध्यक्ष होते हैं सीएम, इसके यानी कि पदेन अध्यक्ष इस संस्था के होते हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। राजस्थान राज्य सूचना आयोग, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन राजस्थान के कौन है? विकल्प है ए देवेंद्र भूषण गुप्ता, बी एमडी कोरानी, सी सुरेश टी श्रीनिवासन, डी सुरेश चौधरी। तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वर्तमान में कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता क्या है कि वर्तमान में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। ठीक है। और ये 4th चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। एमडी कोरानी क्या थे? फर्स्ट क्या थे? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे राजस्थान के। तो यहाँ हमने 10 प्रश्न पूरे कर लिए। कक्षा को विराम कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत।